Hello my dear students of class 12. This is my second part of your chapter electric potential, and in this lecture I am going to discuss the effect of our dielectrics. जैसा कि मैंने बोर्ड पे यहाँ मेंशन भी कर दिया है कि जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स. इट मीन्स डाइलेक्ट्रिक्स का इफेक्ट क्या होगा. अब इस डाइलेक्ट्रिक का जो इफेक्ट है वो किस कंडीशन में हम चेक करना चाहते हैं, तो ऑब्वियसली हम क्या करेंगे, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हम लेंगे और उसके अंदर इंसर्ट कर देंगे किसको, डाइलेक्ट्रिक्स. क्लियर. तो चलो देखो क्या होता है इसका इफेक्ट. एक हमने क्या किया, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर आपने पढ़ा है, यहाँ पे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हमने ले लिया, यहाँ प्लस 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 होगा और इसके बाद यहाँ क्या होगा, माइनस 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 माइनस. क्लियर. इसके बाद हम क्या करेंगे, हमको पता है कि प्लस से माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है. ध्यान से सुनिएगा मेरी बात. तो यहाँ से ओरिजिनल जो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमने मानी इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट है. अब हमने क्या किया, इसके अंदर एक डाइलेक्ट्रिक्स क्या किया, इंसर्ट कर दिया. ध्यान से सुनिएगा मेरी बात. इसके अंदर हमने क्या किया, एक डाइलेक्ट्रिक्स इंसर्ट कर दिया. तो डाइलेक्ट्रिक्स इंसर्ट करने पे क्या होगा कि यहाँ पे ये प्लस वाला इस पे इंडक्शन क्रिएट करेगा, जिसकी वजह से यहाँ पे माइनस चार्ज डेवलप हो जाएगा, प्लस माइनस को बाउंड कर लेगा. और यहाँ पे क्या होगा, इस वाले सरफेस पे क्या होगा, यहाँ पे प्लस जनरेट हो जाएगा. क्लियर. जिसकी वजह से क्या होगा कि इस डाई इलेक्ट्रिक्स के अंदर क्या होगा, यहाँ पे मतलब चूंकि सरफेस चार्ज डेंसिटी यहाँ पे डेवलप हो चुकी है, जिसकी वजह से क्या होगा कि इसके बीच में क्या होगा कि एक खुद का अपना इलेक्ट्रिक फील्ड ये बना लेगा. और उसकी डायरेक्शन किधर होगी, तो ऑब्वियस है उसकी डायरेक्शन प्लस से माइनस होगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस कहाँ से कहाँ फ्लो करती है या कहाँ से कहाँ जो है आप ड्रा कर सकते हो, प्लस से माइनस की तरफ. इसका मतलब ये जो आपका इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, ये क्यों इंड्यूस बनेगा, क्योंकि भाई चार्जेस इंड्यूस हो रहे हैं ना. तो यहाँ पे माइनस वाले पे क्या होगा कि जो सिग्मा आई है इंडक्शन वाला चार्ज है, सरफेस चार्ज डेंसिटी को सिग्मा बोलते हैं ना, और यहाँ पे क्या है, प्लस सिग्मा इंटू आई. क्लियर. अब यहाँ पे एक बात बताओ कि भाई जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, वो हमारी कम हो जाएगी. कैसे कम होगी उसको भी चेक करते हैं. देखो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा ई मान लेते हैं. अब ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमारा क्या है, ई नॉट है. तो हमने यहाँ पे क्या लिखा, ई नॉट, और मेरा इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है आपको भी पता है, ई आई है. तो यहाँ से मैं क्या लिखूंगा, ई आई लिखूंगा. इसका मतलब ये है कि जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो ई नॉट माइनस ई आई का डिफरेंस होगा. बात समझ में आ गई. इसे मैंने क्वेश्चन क्या बना दिया, फर्स्ट बना दिया. मेरी बातों को ध्यान से सुनते चलिएगा. इस टॉपिक में आई मतलब ये कह सकते हैं, आई डेफिनेटली गिव माई फुल एफर्ट. यहाँ पे मैं आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट देने वाला हूँ जिसमें आपको जरा सा भी हेजिटेशन नहीं होगा, और इससे रिलेटेड जो भी फंडा है आपको आसानी से क्लियर हो जाएगा. तो देखो सबसे पहले बात करते हैं कि ई, इसमें ई की वैल्यू क्या होगी. तो हम आपको बता दें कि एक टर्म है डाइलेक्ट्रिक्स, और ई की वैल्यू होती है वो ई नॉट बाई ई होती है. ध्यान से सुनिएगा. अब ये कि डाइलेक्ट्रिक्स है अगर, तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे, तो ये इसका डेफिनेशन क्या है आपको भी पता चल गया होगा. ये रेशियो है, किसका रेशियो है, जो नेट ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड है और जो अफेक्टेड इलेक्ट्रिक फील्ड बन के मेरे पास आई. इट मीन्स जो हमारे पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बन के आई उन दोनों का रेशियो. तो डाइलेक्ट्रिक इज व्हाट, डाइलेक्ट्रिक इज द रेशियो ऑफ ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड टू द नेट अफेक्टेड इलेक्ट्रिक फील्ड. इट मीन्स जो नेट अफेक्टेड इलेक्ट्रिक फील्ड है और ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड है उन दोनों का रेशियो हम क्या बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक्स बोलते हैं. तो इसकी वैल्यू को उठा के इसमें पुट कर देते हैं. तो ये हमारा एक्चुअली क्या है भाई, ई की वैल्यू यहाँ से निकाल लो. तो ई की वैल्यू कितनी आएगी, ई नॉट बाई के आएगी. अब यहाँ ई की जगह पे मैंने क्या रखा, ई नॉट बाई के रख दिया, और इसको मैंने एज इट इज ई नॉट रखा, और यहाँ पे मैंने ई इंड्यूस लिखा. अब एक बात बताओ, ई इंड्यूस कितना आएगा, तो ई इंड्यूस की वैल्यू कितनी होगी आपको भी पता है कि ई नॉट माइनस ई नॉट बाई के होगी. कोई कंफ्यूजन नहीं. अब यहाँ से क्या किया, ई नॉट को मैंने क्या किया, बाहर ले लिया. मेरे पास क्या बचा, 1 माइनस 1 अपॉन के. कोई कंफ्यूजन यहाँ पे,
देखो क्या है कि ई इंड्यूस हमारे पास निकल के आ गया, बात समझना। इंड्यूस जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किसके बराबर है, ई नॉट ब्रैकेट में 1 माइनस 1 अपान के, वेयर के इज कॉल्ड व्हाट, डाइलेक्ट्रिक्स। के की वैल्यू को हम कुछ भी रख सकते हैं। देखो मैंने कल बताया भी था आपको कि जो प्रीवियस लेक्चर मैंने दिया है कि मेटल के लिए डाइलेक्ट्रिक्स की वैल्यू इंफिनिटी होती है, एयर के लिए डाइलेक्ट्रिक्स की वैल्यू 1 होती है, और जो हमारा वाटर होता है वाटर के लिए डाइलेक्ट्रिक्स की वैल्यू 81 के आसपास होती है। तो यहाँ से क्या करना है, आपको भी पता है कि इलेक्ट्रिकल फोर्स की वैल्यू, अच्छा बताओ कितना होता है, एक बात बताओ, इलेक्ट्रिकल फोर्स की वैल्यू कितनी होती है, F = Q × E। ये बात ध्यान में रखना हमेशा, फोर्स की वैल्यू कितनी होती है, इलेक्ट्रिकल फोर्स की वैल्यू Q × E होती है। फिलहाल हमें फोर्स से यहाँ मतलब नहीं है, हम एक्चुअली क्या लिखना चाहते हैं, E नॉट की वैल्यू लिखना चाहते हैं। तो E नॉट बड़ा ही सिंपल है, EI की वैल्यू होगी, ध्यान से सुनना, E = यहाँ पे क्या होगा बेटा, बीच में सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट होता है ना, तो यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि इंडक्शन वाले से डेवलप हुआ है इसलिए सिग्मा I अपान एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू, क्लियर, यहाँ पे क्या लिखेंगे, सिग्मा I अपान एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू ई नॉट की वैल्यू क्या होगी, सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, ब्रैकेट में क्या होगा 1 माइनस 1 अपान के होगा। अब यहाँ से मैंने एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट को कैंसिल कर दिया, तो मेरे पास जो सिग्मा आई की वैल्यू आई, मेरे पास सिग्मा आई की वैल्यू कितनी आई, तो आपको मालूम है सिग्मा ब्रैकेट में 1 माइनस 1 अपान के आया। बात समझ रहे हो मेरी। अब एक बात बताओ, सिग्मा इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू अपान ए होता है। ध्यान से सुनना मेरी बात, सिग्मा इज इक्वल टू क्या होता है, आपने पढ़ा है भाई, सिग्मा की वैल्यू कितनी होती है, क्यू बाई ए होती है। तो इस वाले एक्सप्रेशन में हम उठा के वैल्यूज पुट कर देते हैं, तो भाई यहाँ पे क्या होगा, क्यू आई होगा, क्यू आई अपान ए इज इक्वल टू क्या होगा, क्यू अपान ए होगा, बाई सिग्मा की जगह पे क्यू बाई ए रखेंगे, और यहाँ रखेंगे 1 माइनस 1 अपान के रखेंगे, इसका मतलब एरिया से एरिया कैंसिल, तो क्यू आई की वैल्यू मेरे पास कितनी होगी, क्यू ब्रैकेट में 1 माइनस 1 अपान के होगी। तो ये हमारा कैसा चार्ज है, ये हमारा आपको भी पता है कैसा चार्ज है, इंड्यूस चार्ज है। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, कैसा चार्ज है, इंड्यूस चार्ज। बात समझ में आ गई। तो अगर हम किसी भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में अगर एक हम डाइलेक्ट्रिक्स इंसर्ट कर दें, तो ये हमारा जो फैक्टर्स होता है कुछ इस तरह से हम उसको एक्सप्लेन करते हैं। क्लियर, यहाँ तक कोई कंक्लूजन। अब अच्छा एक बात बताइए मुझे कि यहाँ से हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, हम यहाँ से क्यू आई इक्वल टू क्यू ब्रैकेट में 1 माइनस 1 बाई के से क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, उसको भी हम चेक करते हैं कि क्या हम कंक्लूजन यहाँ से निकाल सकते हैं। देखिए सबसे पहले तो मैं बात करूंगा भाई कि अगर हमारे पास ये एक्सप्रेशन क्या है, क्यू आई इज इक्वल टू क्यू ब्रैकेट में हमारे पास क्या है 1 माइनस 1 बाई के, ठीक है। तो हमको पता है कि फॉर मेटल, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, फॉर मेटल के की वैल्यू कितनी होती है, आपको भी पता है इंफिनिटी होती है। कितनी होती है, इंफिनिटी होती है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं जो क्यू आई होगा वो बेसिकली क्यू ब्रैकेट में 1 माइनस 1 अपान इंफिनिटी, और 1 अपान इंफिनिटी के वैल्यू यहाँ कितनी होती है, 0 होती है, तो क्यू आई सिंपली क्यू के बराबर होगी। क्लियर, मतलब है जो इंड्यूस चार्ज होगा, ठीक है, उसकी वैल्यू एग्जैक्टली उस चार्ज के बराबर होगी जो ऑलरेडी इस प्लेट पे आप दे रखते हैं। तो जैसे कि इस प्लेट पे अगर आपने क्यू चार्ज दिया था तो यहाँ भी कितना चार्ज डेवलप होगा, क्यू डेवलप होगा। तो बड़ा ही सिंपल रूल है। अदरवाइज आपको भी पता है कि क्यू आई जो होगा हमेशा क्यू से क्या होगा, कम होगा, हमेशा कम होगा। क्यों कम होगा, क्योंकि आपको पता है कि वैल्यू यहाँ पे कुछ रखोगे तो ये वाली वैल्यू 1 माइनस 1 अपान समथिंग करके आएगी, और ऑलरेडी ये वाली वैल्यू क्या होगी, कम हो जाएगी। इसका मतलब है क्यू आई इज लेस देन क्यू, सीधी सी बात। तो यहाँ से हम दोनों को अगर कंक्लूड करें तो हम ये लिख सकते हैं कि क्यू आई इज लेस देन इक्वल देन क्यू, ठीक है। अच्छा एक बात और समझ में आ गई होगी कि यहाँ से हम क्या कर सकते हैं कि सिग्मा की वैल्यू को भी कोरिलेट कर सकते हैं और क्यू आई की वैल्यू को भी कोरिलेट कर सकते हैं। यहाँ से दोनों कन्वीनियंस है हमारे पास, ठीक है। तो देखो क्या होता है, किसी भी डायरेक्ट्रिक्स को अगर हम किसी भी
पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बिल्कुल बीचों बीच में प्लेस कर देते हैं तो वहां पे क्या होता है कि उसका कैपेसिटेंस बढ़ जाता है। क्या होता है? कैपेसिटेंस बढ़ जाता है। ऑब्वियसली अभी मैंने आपको एक फैक्टर बताया था कि K इज द रेशियो ऑफ ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड टू द अफेक्टेड इलेक्ट्रिक फील्ड। अब एक बात बताओ, ये जो ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो अफेक्टेड इलेक्ट्रिक फील्ड से हमेशा ज्यादा होगा। ई नॉट की वैल्यू क्या होगी? हमेशा क्या होगी? ई से ज्यादा होगी। अगर ये वाली वैल्यू क्या है? ई से ज्यादा है तो ऑब्वियसली क्या होने वाला है? आपको भी पता है कि K की वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होगी। K की वैल्यू क्या होगी? ऑलवेज ग्रेटर देन 1। ठीक है, तो यहाँ पे भाई K की वैल्यू ऑलवेज अगर ग्रेटर देन 1 रखोगे, भाई 1 पे क्या होगा? 1 माइनस 1 क्या होगा? ध्यान से सुनना मेरी बात। 1 माइनस 1 क्या होगा? अल्टीमेटली 0 हो जाएगा। तो QI की वैल्यू क्या हो जाएगी? इंड्यूस चार्ज की वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि अगर हम K की वैल्यू को यहाँ पे ग्रेटर देन 1 रखेंगे तो ये ऑलवेज वैल्यू ये 1 माइनस समथिंग करके लेस होगी, जिस वजह से QI Q से क्या होगा? हमेशा क्या होगा? लेस होगा। क्लियर? कोई कंफ्यूजन? तो अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अनदर टॉपिक डिस्कस करते हैं और वो टॉपिक हमारा क्या है कि हम कैपेसिटेंस को निकालेंगे। अगर हम किसी भी डाइलेक्ट्रिक्स को किसी भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर हमने प्लेस कर दिया है तो एग्जैक्टली उसके कैपेसिटेंस की वैल्यू कितनी होती है, इसको भी हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, चलिए उसको भी डिस्कस करते हैं। अब हम लोग अपने टॉपिक को कंटिन्यू कर रहे हैं। देखिए मैंने क्या किया है, यहाँ पे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लिया है जिसके बीच की सेपरेशन को मैंने माना कितना d, और यहाँ मैंने एक क्या किया है, एक स्लैब लिया है। इसको मैं बोल दे रहा हूँ, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ कि ये हमारा क्या है? डाइलेक्ट्रिक स्लैब है। इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब की थिकनेस कितनी है? t है। इस t थिकनेस वाले स्लैब को मैंने इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में इंट्रोड्यूस कर दिया है। तो आप मुझे ये बताइए कि ये जो रिमेनिंग डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी? भाई टोटल डिस्टेंस अगर d है और ये वाली डिस्टेंस अगर t है तो रिमेनिंग डिस्टेंस ये वाली प्लस ये वाली मिलके कितनी होगी? d माइनस t होगी। तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पे क्या होगा? रिमेनिंग डिस्टेंस इज इक्वल टू d माइनस t। क्लियर? अच्छा एक बात बताइए कि जब हमने डाइलेक्ट्रिक को इंट्रोड्यूस नहीं किया था उस समय हम ये मानते थे कि भाई जो हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना है? E नॉट है। मैं पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड मानता था कि यहाँ पे हमारा E नॉट हो। क्लियर? लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब ऐसा क्यों नहीं है? क्योंकि हमने एक स्लैब इंट्रोड्यूस कर दिया है जिसकी वजह से क्या होगा कि ये इस रिमेनिंग डिस्टेंस में जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो हमारा E नॉट होगा। इसका मतलब है E नॉट किस फील्ड में होगा? ये d माइनस टी वाले रीजन में होगा। और बाकी इस रीजन में कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा? इस रीजन में वो वाला इलेक्ट्रिक फील्ड होगा जो अफेक्ट हुआ है। मतलब है यहाँ पे E नेट होगा। तो E नेट की वैल्यू आपको भी पता है कितनी होती है? E नॉट बाई K होती है। इसका मतलब है इसके अंदर अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू लिखूं तो E नॉट बाई K होगी और इस रिमेनिंग डिस्टेंस में कितनी होगी? सिंपली आपकी E नॉट होगी। अब हमें क्या करना है भाई? बताना है कि हमारा कैपेसिटेंस कितना होगा। पहले हमारा कैपेसिटेंस कितना था जब हमने डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंट्रोड्यूस नहीं किया था? आपको भी याद होगा, ऑलरेडी मैं करवा चुका हूँ कि एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाई डी होता था। लेकिन जब हमने इसमें डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंट्रोड्यूस कर दिया तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? उसी के बारे में हमें कैलकुलेशन करना है। तो देखिए क्या होता है कि हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना, सिंपली क्या करना है, इसके बीच में क्या करना है भाई, पोटेंशियल निकालना है। ध्यान से सुनिएगा भाई, किसी भी कैपेसिटेंस को निकालने के लिए क्या करते हैं, सीधी सी बात है Q को V से डिवाइड कर देते हैं। तो भाई अगर V निकाल लें तो हमको पता है चार्ज हमारा Q, तो यहाँ हमारा काम हो जाएगा, Q को V से डिवाइड कर देंगे, हमारा रिजल्ट आ जाएगा। क्लियर? तो चलो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे V निकालते हैं और V किस रीजन में निकालेंगे ये भी देखना है। पहली चीज ये रिमेनिंग रीजन में प्लस इस स्लैब वाले रीजन में। तो एक रिलेशन आपने पढ़ा होगा E इज इक्वल टू dV बाय dr आपने पढ़ा होगा, इसको मैं V बाई डी भी लिख सकता हूँ। ठीक है, और हमको मालूम है V का फार्मूला यहाँ से क्या आ जाएगा, E मल्टीप्लाइड बाई डी। तो यहाँ वही कंसेप्ट हम लगा देते हैं इसके साथ। तो पहली चीज इस वाले रीजन के लिए कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा आपको भी पता है, पोटेंशियल कितना होगा हमको मालूम है कि E नॉट
हमारा क्या है ई नॉट बाई के इस रीजन में है, तो ई नॉट बाई के इंटू मैंने क्या लिखा, ध्यान से सुनिएगा, इसके साथ हम कौन सी थिकनेस लगाएंगे, ये टी वाली थिकनेस लगाएंगे, प्लस नेक्स्ट दूसरे वाले केस में क्या होगा, आपको भी पता है दूसरे वाले केस में हमको क्या करना है, ई नॉट लेना है किस रीजन में, डी माइनस टी रीजन में लेना है। यही तो बात मैंने बताई कि बाई रिमेनिंग डिस्टेंस हमने यहाँ लिखा है डी माइनस टी होगा, तो यहाँ से मुझे क्या करना है, ई नॉट की वैल्यू को कॉमन ले लेना है। तो ई नॉट को अगर हम कॉमन लेंगे तो यहाँ पे हमको मिलेगा डी माइनस टी प्लस टी बाई टी। बोलो हाँ या ना। अब एक बात बताओ, ई इक्वल टू क्या होगा, सिग्मा अपन एप्सिलॉन नॉट होता है, तो यहाँ मैंने लिखा सिग्मा अपन एप्सिलॉन नॉट, और ब्रैकेट में मैंने क्या लिखा, डी माइनस टी प्लस टी बाई के लिख दिया। कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन नहीं। अब हम क्या करते हैं कि चूंकि सिग्मा इक्वल टू होता है क्यू बाई ए, तो यहाँ पे मैं इसको लिख दे रहा हूँ क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट, ब्रैकेट में मैं क्या लिखूंगा, डी माइनस टी प्लस टी बाई ए। इज देयर एनी कंफ्यूजन? तो बी की वैल्यू को मैंने एज इट इज लिख दिया। अब नेक्स्ट केस क्या करना है, टोटल चार्ज को किससे डिवाइड करना है, इस बी से डिवाइड करना है, तो हमें क्या मिल जाएगा, कैपेसिटेंस मिल जाएगा। तो कैपेसिटेंस हमारा कितना होगा, तो कैपेसिटेंस देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं बाई टोटल चार्ज हमारा क्यू है, और डिवाइडेड बाई यहाँ बी से डिवाइड कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्यू अपान ए एप्सिलॉन नॉट, ब्रैकेट में क्या है ध्यान से देखिए, डी माइनस टी प्लस टी बाई के, तो यहाँ मैंने लिखा डी माइनस टी प्लस टी बाई के। यहाँ क्या होगा, Q से Q कैंसिल हो जाएगा, और अल्टीमेटली जो हमारा रिजल्ट है वो कितना आएगा, A एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, डिवाइडेड बाई क्या होगा, D माइनस टी प्लस टी बाई के। तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, ये हमारा नेट कैपेसिटेंस आ गया। नेट कैपेसिटेंस की वैल्यू कितनी मैंने निकाली, A एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई D माइनस टी प्लस टी बाई के। ठीक है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट रिलेशन, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। अब हम क्या करेंगे, इस पे हम केस को डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम इस केस को भी डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपको कोई दिक्कत इसके साथ ना हो। तो इम्पॉर्टेंट मेरा ये रिलेशन है, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर आपको कोई दिक्कत है तो इस पूरे बोर्ड का जो भी मैंने लिखा है आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अब हम इसको क्या करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो मैं केस डिफाइन करूंगा कि केस क्या है। तो यहाँ मैंने लिखा सी इक्वल टू, मैंने फार्मूला लिख लिया ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई मैंने क्या लिखा, डी माइनस टी प्लस टी यहाँ पे डिवाइडेड बाई के। दिस इज आवर इक्वेशन स्टार। केस नंबर फर्स्ट, केस नंबर फर्स्ट, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। अगर मैंने क्या किया, यहाँ पे ये जो थिकनेस, डाइलेक्ट्रिक की जो थिकनेस है ना, अगर थिकनेस को मैं पूरा d के बराबर कर दिया, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। इफ t इज इक्वल टू डी, t इज इक्वल टू डी, अगर मतलब कहने का सेंस ये है कि जो डाइलेक्ट्रिक की जो हमारी थिकनेस है t, अगर वो इस डिस्टेंस d के बराबर हो जाए, जो दो पैरेलल प्लेट्स के बीच में गैप है उसके अगर बराबर हो जाए, तो हमारा रिजल्ट क्या होगा। तो ऑब्वियस है कि यहाँ पे d की जगह पे d रखना पड़ेगा। तो c की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी, a एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई d की जगह पे क्या, देखो d ऑलरेडी है तो d को ऑलरेडी रखो, माइनस t की जगह पे क्या लिखना है, d लिखना है, और प्लस यहाँ पे क्या लिखना है, आपको भी पता है d लिखना है, और यहाँ पे k लगाना है। तो d से d मर गया, इसके बाद k ऊपर चला गया, तो k एप्सिलॉन नॉट a डिवाइडेड बाई d आ गया। ये हमारा क्या है, पैरेलल प्लेट का कैपेसिटर, मतलब पैरेलल प्लेट का कैपेसिटेंस। तो यहाँ पे देखिए पैरेलल प्लेट का कैपेसिटेंस आपने ऑलरेडी निकाल रखा था, कितना होता है, के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी ही तो होता है। तो यहाँ कंडीशन क्या है बेटा, जब हमारी इस d की वैल्यू t के बराबर हो जाएगी, तो हमारा जो रिजल्ट होगा वो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का होगा। अब एक बात, बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये निकला है कि C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू K, C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू K, मतलब है, ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर K की वैल्यू, ठीक है, जितनी ज्यादा होगी उतना ज्यादा हमारा क्या होगा, कैपेसिटेंस होगा।
तो कैपेसिटेंस की वैल्यू टोटली किस पे डिपेंड कर रही है, द वैल्यू ऑफ द डाइलेक्ट्रिक्स ऑफ दैट गिवन मीडियम। तो आपको भी पता है क्या है, मेटल के लिए डाइलेक्ट्रिक्स की वैल्यू कितनी होती है, इनफाइनाइट। मेटल्स के लिए डाइलेक्ट्रिक्स की वैल्यू कितनी होती है, इनफाइनाइट होती है। इसका मतलब है कि उसका कैपेसिटेंस कितना होगा, तो इनफाइनाइट होगा, उसका कैपेसिटेंस कितना होगा, इनफाइनाइट होगा। नेक्स्ट केस, केस नंबर 2। केस नंबर 2 में डिस्कस करेंगे, केस नंबर 2 को भी डिस्कस कर लेते हैं भाई। केस नंबर 2 क्या है, तो ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। अगर हम क्या करते हैं, मेटल के लिए केस ले लेते हैं, फॉर मेटल। आपको भी पता है कि मेटल के लिए की वैल्यू होती है कितनी, आपको पता है मेटल के लिए होती है की वैल्यू इनफाइनाइट। तो यहाँ मतलब हमें के की जगह पे क्या लिखना है, इनफाइनाइट लिखना है, ठीक है। तो यहाँ मैंने अगर इनफाइनाइट लिखा तो ये वैल्यू आ जाएगी ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई सिंपली डी माइनस टी आ जाएगा। क्यों, क्योंकि टी अपान इन्फिनिटी की वैल्यू कितनी होती है, किसी को भी इन्फिनिटी से डिवाइड करते हैं तो ऑब्वियसली वो जीरो आता है। इसका मतलब है यहाँ पे सिंपली ए एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाई डी माइनस टी, ठीक है। तो अगर हमने क्या किया है, किसी भी अगर हम बात कर रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, अगर हम किसी मेटल को क्या करते हैं, मेटल को प्लेस कर देते हैं तो उसकी वजह से जो हमारा नेट कैपेसिटेंस होता है, उस कैपेसिटेंस की वैल्यू ए एप्सिलॉन नॉट ए, ठीक है, ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई डी माइनस टी हो जाती है। अच्छा, अब एक और केस डिस्कस कर लेते हैं, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं, केस नंबर 3, ठीक है। तो केस नंबर 3 में क्या होगा कि हमने ये माना कि t की वैल्यू जस्ट किसके बराबर हो जाए, d/2 के बराबर हो जाए। बात समझिएगा मेरी, मैंने क्या कहा बेटा, t की वैल्यू d/2 के बराबर हो जाए। ये जो थिकनेस है ना एग्जैक्टली जस्ट हाफ हो जाए इनके बीच के डिस्टेंस के, तो क्या होगा, तो यहाँ पे हमको क्या करना है, इस d को एज इट इज रखना है, t की जगह पे d/2 रख देना है। तो ये हमारा आ गया a एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई क्या होगा, ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे क्या करना है, बोलो, d को एज इट इज लिखना है, t को हमें किसके बराबर कर देना है, d/2 के बराबर कर देना है, और यहाँ पे इसको यहाँ पे 2 ये हो जाएगा। एक बार बताओ, d में से d/2 जाएगा, कितना बचेगा, आपको भी पता है कि a एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा सिंपली d/2 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, d/2k हो जाएगा। कोई दिक्कत? अब एक बार बताओ, यहाँ से 2 ऊपर चला जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा तो ये क्या आ जाएगा, 2 इंटू ए एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे इसकी वैल्यू को पुट करेंगे तो आपको भी पता है कि 2 अगर ऊपर गया है तो सिंपली यहाँ पे क्या होगा, d, और प्लस क्या होगा, d/k। कोई दिक्कत नहीं? अच्छा, थोड़ा सा इसको और सॉल्व कर लीजिए तो कैपेसिटेंस की वैल्यू आई थिंक की हो जाएगी कि तो यहाँ पे अगर हम एरिटिस d को कॉमन ले लें तो 2a एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई d, यहाँ पे इसको इस तरह से लिख सकते हैं 2a एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई d, ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 1 प्लस 1/3, ठीक है। तो ये एक्सप्रेशन कुछ इस तरह से चेंज हो जाएगा, इट मीन्स 2a एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई d, ब्रैकेट में 1 प्लस 1/k, क्लियर। अच्छा, अब एक और बात, यहाँ पे एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि एग्जैक्टली अगर हम यहाँ पे d, अभी जो पहला केस डिस्कस किया था, d को मैंने क्या माना था, एज इट इज d को d रखना है, d की वैल्यू को हमने d मान लिया था, तो d की वैल्यू को d माना था, तो एग्जैक्टली कैपेसिटेंस का रिलेशन कैसा आ गया था हमारा, एग्जैक्टली पहले वाला जो ऑलरेडी हम लोग स्टडी कर चुके हैं। तो इस तरह से आई थिंक कि आपको पूरा ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, इसके पीछे लॉजिक भी क्लियर हो गया होगा कि अगर हम किसी डायरेक्ट्रिक्स को किसी भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में इंसर्ट कर दें तो उसकी वैल्यू कितनी होगी। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।